हानम ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा जो बुरी तरह धड़क रहा था, जैसे बाहर निकल आएगा। सांसें इतनी तेज थीं गोया पहाड़ चढ़कर आई हो। ये सर को क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? इतना डर तो कभी उनके गुस्से से नहीं लगा जितना उनके इस बदले अंदाज से लग रहा है मुझे। हानम ने दिल के मकाम पर हाथ रखते बुड़बुड़ाते हुए कहा तो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते थपथपाया तो वो घबरा कर पलटी जहाँ वारिस खड़ा था। हानम क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? वारिस ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा तो हानम ने इधर उधर देखते खुद पर काबू पाना चाहा। नहीं मैं ठीक हूँ, वो बमुश्किल मुस्कुराए। तो आपके माथे पर पसीना क्यों चमक रहा है? वारिस ने एक उंगली उसके माथे पर मारते पसीना उसे दिखाया तो हानम लड़खड़ाकर पीछे हुई, जिस पर वारिस मुस्कुराया। हानम का ऐसे उसका बेतकल्लुफी से उसे टच करना पसंद नहीं आया था। हानम ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू लेते माथे से पसीना साफ किया। मैं ठीक हूँ, वो गर्मी है ज़रा इसलिए। हानम ने इग्नोर करते फाइल की तरफ बढ़ते हुए कहा। आपने लंच नहीं किया, ये ब्रेक है, वारिस ने उससे मजीद बातें करते कहा तो हानम ने सर नफ़ी में हिलाया। जी नहीं, मैं लंच कर चुकी हूँ, बहुत शुक्रिया, हानम ने बमुश्किल मुस्कुरा कर कहा तो वारिस ने इस बात में सर हिलाया। जबकि सामने बैठा जावियार, जिसकी नज़र हमवक्त कैबन से बाहर उसी पर रहती थी, उसे वारिस से फ्री होते देख वो माथे पर बल डाल गया। वारिस का उसे छूना और आगे से हानम का मुस्कुराना उसे जलते शोलों पर गिरा गया। जब उसकी मुस्कुराहट पर वो अपने दिल पर काबू नहीं रख पाता तो किसी दूसरे पर वो किस तरह असरअंदाज होती होगी। ये सोचते जावियार ने पेपर वेट को मुट्ठी में दबोचा, जैसे उसके हाथों में वारिस की गर्दन और वो उसे दबोच रहा। जावियार ने उसी लम्हे रिसीवर उठाते आयशा को मिलाया। मिस्टर वारिस को मेरे कैबिन में भेजें। जावियार ने सर्द अंदाज में कहा कि आयशा फ़ौरन वारिस को इन्फॉर्म कर गई। जी सर, आपने बुलाया मुझे, वारिस ने आते ही कहा तो जावियार ने शोला बार निगाहों से उसे देखा। मिस्टर वारिस, ये लेटर आपके लिए। वारिस ने खामोशी से लेटर उठाकर पढ़ा और फिर हैरानी से जावियार को देखने लगा जो मगरूराना अंदाज में अपनी चेयर से टेक लगाता उसी के तासुरात पढ़ रहा था। सर ये क्या है, आप मेरा ट्रांसफ़र लाहौर वाली ब्रांच में क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी सर, वारिस ने परेशानी से कहा तो जावियार सीधा हुआ और लैपटॉप ऑन किया। आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन आपको अगर कोई शिकायत है तो इट्स ओके, हम आपकी जगह किसी और को जॉब के लिए रख लेंगे। जावियार ने एक नज़र उसे देखते हुए लैपटॉप पर नज़र जमाते हुए वापस कहा तो वारिस घबराया। इतनी अच्छी कंपनी से वो हाथ कैसे धो सकता था? लेकिन सर, आपको मुझसे शिकायत यानी मेरा काम पसंद नहीं आया या फिर? अभी वारिस कुछ बोलता कि जावियार की बात पर थमा। मिस्टर वारिस, अगर मुझे आपका काम पसंद ना आता तो मैं आपका ट्रांसफ़र नहीं बल्कि आपको बाहर निकाल खड़ा करता, लेकिन मैंने सिर्फ ट्रांसफ़र किया है। मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या आपको कोई परेशानी है इस जॉब से? जावियार ने सर तासुरात लिए कहा तो वारिस खामोशी से नफ़ी में सर हिला गया। ओके, यू कैन गो नाउ, जावियार कहता वापस अपने काम में लग गया, जबकि वारिस भी खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गया। उसका काम तो तमाम हुआ। अब हानम आफंदी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गैर मर्दों से फ्री हो और फिर उनको स्माइल भी पास करो, वो भी मेरे मना करने के बावजूद। तुम्हें तो मैं बताता हूँ कि जावियार सिकंदर किस बला का नाम है। जावियार भवें भींचते हानम को ऑफिस में से ही घूरते हुए बुड़बुड़ाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप डैड? अर्शी ऐसा कर ही नहीं सकती। आप किस हाथों में थमा कर आ गए हैं मेरी बहन को? सयाम राना गुस्से से फ़ोन पर बोला। सयाम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं वो वीडियोस। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं वो वीडियोस। वो सब सुना है मैंने, लोग किस किस तरह की बातें कर रहे थे अरीशा के बारे में। यारम सुल्तान ने मेरी इज्जत रख ली, वरना क्या होता, मेरी सारी रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाती। असफन साहब ने उससे ज़्यादा गुस्से में समझाया कि सयाम का दिमाग घुमा। नो डैड, मेरी बहन ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती, वो अपने हाथों से अपनी इज्जत को कभी बर्बाद नहीं कर सकती। एंड आई डोंट बिलीव दिस, आप इसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? आप डैड हैं, उसके औलाद है वो आपकी अपनी, जानते नहीं हैं कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं? सयाम ने अफसोस से कहा, जबकि असफन साहब के चेहरे पर कोई नामो निशान न था अफसोस का। उनकी इज्जत बच गई थी और यही उनके लिए सबसे अव्वल चीज़ थी। देखो सयाम, मैं इस सिलसिले में मुतमईन भी हूँ, क्योंकि यारम एक बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो अरीशा को हैंडल कर सकता है। असफन साहब ने उसे समझाना चाहा। नो डैड, मुझे लगा था कि आप मेरी बहन को संभाल सकते हैं, लेकिन अब पता चला कि वो तो बोझ थी आप पर। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। मैं कल ही वापस आ रहा हूँ, अपनी बहन को मैं खुद प्रोटेक्ट करूँगा अब।
सयाम ने गुस्से से कहते फ़ोन रख दिया कि असफन साहब माथे पर बल डालते हेलो हेलो ही करते रह गए, जबकि लिज़ा बेगम भी बहुत परेशान थी इस वाक़ये पर। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यारम से अरीशा की शादी हुई तो उनका दिल कहीं ना कहीं मुतमईन हुआ, और असफन साहब ने भी उन्हें समझाया तो वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गए, जबकि अम्मा भी तो रह रह के होल उठ रहे थे उनको। कल रात को ही अरीशा ने उनसे सारी बात का जिक्र किया था और आज सुबह ही वो बच्ची उनकी आंखों से ओझल हो गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि एक बार उनकी बात हो जाए अरीशा से तो मुतमईन हो जाए, लेकिन कोई ज़रिया न था। उनकी अब आखिरी उम्मीद सयाम ही था, जिसने उन्हें तसल्ली दी थी कि वो वापस आ रहा है और वो अरीशा को यारम सुल्तान के चंगुल से निकाल लेगा। ज़ावियार हानम से मुलाकात चाहता था, लेकिन उस वक्त के बाद से वो पूरा टाइम उससे दूर दूर भाग रही थी। जब वो बुलाता वो आयशा को भेज देती कि ज़ावियार का खून खोल कर रह जाता, और अभी भी यारम के कैबिन में छुपी बैठी थी। अब छुट्टी होते ही वो उसके साथ वापस भी जा रही थी घर, जहाँ सना बेगम बेइंतहा परेशान हो रही थी। वो बाहर निकला तो यारम और हानम भी कैबिन से बाहर निकलते जाने लगे। क्या हुआ यारम, जल्दी में हो? ज़ावियार ने एक नज़र हानम को देखते यारम से कहा तो वो माथा मसलते इस बात में सर हिला गया। आनी को शायद सब पता चल गया, परेशान हो रही हैं बहुत ज़्यादा, यारम ने कहा तो ज़ावियार भी टेंस हुआ। चलो मैं भी चलता हूँ घर, ज़ावियार ने ऑफ़र किया तो यारम ने इस बात में सर हिलाया। हानम यारम के साथ गाड़ी में बैठी, जबकि ज़ावियार अपनी कार में सुल्तान पैलेस पहुंचा, जहां सना बेगम परेशान सी बैठी थी और एक मुलाजमा उनके बराबर में जूस का ग्लास लिए खड़ी थी। यारम और ज़ावियार भागे हुए उनके करीब गए जो सर थाम कर बैठी थी अपना। आनी आपकी तबीयत तो ठीक है ना, क्या हुआ? यारम उनके बराबर बैठते हुए उनका हाथ थामते बोला तो उन्होंने यारम का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया। मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी यारम, सना बेगम ने अफसोस से कहा तो यारम ने लब भींचे। तो क्या आज वो अपनी आनी के सामने भी सर उठाने के काबिल नहीं रहा? क्या उन्हें यारम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था? तुमने मुझसे छुपकर शादी कर ली यारम, सना बेगम ने कहा तो यारम के माथे के बल सीधे हुए। कम से कम मुझे तो बता देते, आपको शर्म नहीं आई मुझसे छुपकर निकाह करते हुए? सना बेगम ने फिर कहा तो यारम ने ज़ावियार को देखा और फिर सना बेगम को। आनी मैंने ऐसा कुछ नहीं। वो अपने किरदार की सफाई देने लगा तो सना बेगम ने उसके होंठों पर हाथ रखा। मुझे नहीं सुननी वो बकवास जो सच नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि निकाह मुझसे छुप कर क्यों किया, और मेरी बहू कहाँ है इस वक्त? सना बेगम उसकी बात काटते ज़रा गुस्से से बोली कि यारम को अरीशा का ख्याल आया। सुबह से वो उसे फार्म हाउस के एक रूम में तने तनहा बंद करके आया था और अब रात होने को थी। यारम ने खामोशी से सना बेगम को देखा। आनी वो लड़की इस लायक नहीं है कि आप उसे अपनी बहू कहें। मैंने उस बेहुदा लड़की से शादी अपनी इज्जत बचाने के लिए की है जो उसने डबोई थी। बस ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगा मैं, यारम ने संजीदा लहजे में कहा कि सना बेगम के माथे पर बल पड़े, जबकि हानम ने भी हैरानी से देखा। अरीशा ऐसी हरगिज़ ना थी। उसे इस बात पर हरगिज़ भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की जिसने किसी के आगे झुकना नहीं सीखा था और जो उसे भी ना झुकने का सबक सिखाती थी, वो अपनी इज्जत को ऐसे गिराएगी कि सारी ज़िंदगी के लिए उसका अपना सर शर्म से झुक जाएगा। उसे तो अरीशा बहुत पसंद थी और यारम की बीवी के तौर पर तो उसे अरीशा बहुत ही पसंद थी। वो यकीनन बहुत अच्छी लड़की थी, जबकि ज़ावियार भी उसकी बात पर हैरान हुआ था। तुम्हें शर्म नहीं आ रही यारम? क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि तुम किसी लड़की को ऐसे मुखातिब करो, और लड़की भी वो जो तुम्हारी महरम हो, तुम्हारी बीवी हो, वो जैसी भी है, तुम होते कौन हो उसे जज करने वाले? सना बेगम उस पर बिगड़ी थी। उन्हें हरगिज़ भी पसंद नहीं आए थे यारम के अल्फाज। आनी आप उसे नहीं जानती इसलिए आप ऐसा कह रही हैं, वो यही डिज़र्व करती है और मैं उस लड़की को कभी माफ़ नहीं करूँगा। यारम का सुबह का गुस्सा फिर अवध आया था। मुझे मेरी बहू मेरे घर में चाहिए यारम, कहाँ छोड़ कर आए हो तुम उसे? सना बेगम उस पर बिगड़ी कि वो खामोश बैठा रहा और उन्हें कोई जवाब ना दिया, जबकि ज़ावियार और हानम तो सिर्फ तमाशाई बने खड़े थे। यारम कहाँ छोड़ कर आए हैं हमारी बहू को, उसे घर लेकर आए, सना बेगम ने फिर सख्ती से कहा तो वो उन्हें देखने लगा। आनी मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं उस लड़की को इस घर में नहीं लेकर आऊँगा। मेरा उससे एक कागजी रिश्ता है जो मैं बस ख़त्म कर दूँगा। यारम ने उन्हें गुस्सा ज़ब्त करते समझाया। हरगिज़ नहीं, उसे एक मौका दो। अगर वो कोई गलती कर भी गई है तो उसे समझाओ, लेकिन इस तरह से फ़ौरन रिश्ता ख़त्म करने की बात तुम कैसे कर सकते हो? सना बेगम ने माथे पर बल डालते कहा। आनी प्लीज़, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। यारम ज़रा गुस्से से कहता उठ खड़ा हुआ, जबकि उसकी इस हरकत पर सना बेगम की आंखों में आंसू चमके, जिसे ज़ावियार और हानम ने भी देखा, जबकि यारम अपने गुस्से में नहीं देख सका। ठीक है,
तुम्हारा घर है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जो मर्ज़ी करो। सना बेगम कहती उठ खड़ी हुई थी और खामोशी से अपने कमरे की तरफ पलट गई कि ज़ावियार और हानम ने भी अफसोस से यारम को देखा। यारम को अपने गुस्से का एहसास हुआ तो फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ा, जो दुपट्टे से आंसू पोंछती अंदर कमरे में जा रही थी। आनी, आई एम सॉरी, ऐसी बात नहीं। आपको पता है आपसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। यारम ने उन्हें खुद से लगाए कहा तो वो भी खामोशी से उसके सीने से लग गई। ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है। आप इस घर की मालकिन हैं। आप जैसा चाहती हैं वैसा होगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं उसे यहाँ लाऊं तो यहाँ लेकर आऊँगा, लेकिन प्लीज़ इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। यारम ने उन्हें नरमी से समझाते कहा तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। जाएं, उन्हें लेकर आएँ यहाँ। सना बेगम ने कहा तो वो खामोशी से बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया, जबकि वो भी पीछे सोफे पर ढह सी गई तो हानम उनके करीब हुई। आपने ठीक किया आनी, आपको पता है अरीशा इतनी अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और यारम भाई के साथ जचती भी बहुत है। मैं तो चाहती हूँ वही मेरी भाभी बने। हानम ख्याली पुलाव पकाती एक्साइटेड होती बोली तो सना बेगम भी हंसती हुई सर नफ़ी में हिला गई, जबकि ज़ावियार तो उसकी खुशी देख रहा था। जो अरीशा किसी को कुछ समझती नहीं आती, वो अरीशा जो किसी की समझ में नहीं आती थी, वो इस लड़की की एक मुलाकात में फेवरेट हो चुकी थी। कितना मज़ा आएगा कि वो अब हमारे साथ रहेंगी, हानम इश्तियाक भरे लहजे में बोली तो सना बेगम ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। आपकी भी तो एक दिन शादी होकर चली जाएगी, खुश रहो ऐसे ही जैसे वो यारम के साथ नहीं, खुश तो ऐसे हो रही हो जैसे वो यारम के साथ नहीं आपके साथ रहेंगी। सना बेगम ने हंसते हुए कहा तो वो रोता सा मुंह बना गए। मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। वो सना बेगम के कंधे पर सर रखती तिरछी नज़रों से ज़ावियार को देखने लगी, जिसके माथे पर बलों का जाल बिखरा था। शादी तो करनी ही पड़ती है ना हर लड़की को, जैसे यारम की हो गई वैसे ही एक दिन तुम्हारी भी हो जाएगी। बस यारम खुश रहे, इस शादी को निभा ले, उसे एक मौका दे दे। सना बेगम उसे समझाते हुए यारम की तरफ से परेशान होते बोली तो उनकी दूसरी तरफ ज़ावियार आकर बैठा और उनका हाथ थामा। फिक्र मत करें आनी, आप अभी उस लड़की को जानती नहीं, वो अपना आप मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा सकती है, यारम जैसे इंसान को भी सीधा कर ही लेगी। ज़ावियार उसे मुस्कुराते हुए समझाने लगा तो वो भी मुस्कुराएं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, वो पुरसोच लहजे में बोलती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि पीछे हानम और ज़ावियार वहीं रह गए। हानम इधर उधर नज़रें घुमाती उठ खड़ी हुई तो ज़ावियार भी उसे घूरता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जब उसे ऑफिस की वो हरकतें याद आईं तो वो उसकी तरफ कदम उठाता संजीदगी से उसे देखने लगा। वो भी उसके करीब आने पर हैरत से उसे देखने लगी। तुम्हें मैंने आज ऑफिस में तहम्मुल से क्या बात समझाई थी? ज़ावियार ने ज़रा गुस्से से पूछा तो वो सोच में पड़ी। तहम्मुल से वो कब कुछ बोलता था? कौन तहम्मुल? वो हैरानी से पूछने लगी, क्योंकि अगर ये सब्र तहम्मुल वाले तहम्मुल की बात हो रही थी तो ज़ावियार सिकंदर कब तहम्मुल से बोला था उसे याद नहीं, क्योंकि हर वक्त वो जल्लाद बना घूमता रहता था। शट अप डफर! ज़ावियार ने गुस्से से उसे झाड़ा तो वो माथे पर बल डाल गई। क्या मैंने तुम्हें आज नहीं समझाया था कि तुम बिला वजह मत मुस्कुराया करो हर अरे गहरे के सामने? और तुम उस वारिस से इतना फ्री क्यों हो रही थी? बहुत शौक है ना तुम्हें हर किसी से फ्री होने का? ज़ावियार ने ज़रा सख्ती से कहा तो हानम को याद आया, आप हर जगह मुझ पर नज़र रखते हैं, काम धंधा छोड़ दिया कि आपने अपना, जो ये काम कर रहे हैं? हानम ने काफ़ी हैरानगी से पूछा कि एक लम्हे को ज़ावियार गड़बड़ाया। मेरी नज़र चारों तरफ होती है, कौन क्या कर रहा होता है मैं बखूबी जानता हूँ। और मिस हानम आफंदी, वो बोलता उसके करीब आया तो वो गड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी कि कोई मुलाजिम ना आ जाए। अगर तुम अब किसी से फ्री होती नज़र आई तो मैं तुम्हारा ऑफिस से ट्रांसफ़र करवाते किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र करवा दूंगा ना, जहां तुम्हें कोई देख ना सके सिवाय मेरे। ज़ावियार की बात पर वो आंखें फाड़े उस शख्स को देखने लगी, जिसके आजकल मिजाज, बातें और लहजा पुराने ज़ावियार से मिलाए ना मिल रहे थे। क्या मतलब? हानम के मुंह से बेख्तियार निकला। इसका मतलब मैं भी तुम्हें बहुत जल्द समझा दूंगा, खुद को ज़हनी तौर पर अच्छी तरह तैयार कर लो। ज़ावियार ने उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए कहा कि उसकी गहरी सुनहरी रंगत पल में सुर्ख होने लगी थी। फिर ज़ावियार को उसके चेहरे पर आते जाते रंगों से भी इश्क हुआ। वो सकते की हालत में वहीं की वहीं खड़ी रह गई, जबकि वो मुस्कुराता पीछे की तरफ कदम उठाता गया। मेरी बात याद रखना, अब ये मुस्कुराहट हर किसी के सामने ना आए। ज़ावियार ने उसे उंगली उठाते होंठों की तरफ इशारा करते वार्न किया और पीछे की तरफ कदम उठाता वहां से ओझल हो गया कि सना बेगम जो बाहर की तरफ ही आ रही थी। ज़ावियार का आखिरी जुमला और हानम के चेहरे की सुर्खी और उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट ने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वो मुस्कुराती वापस अपने कमरे में चल दी। वो गुस्से से तेज़ी से ड्राइव करता फार्म हाउस पहुंचा, जहाँ काफ़ी अंधेरा था। यकीनन माली ने फार्म हाउस का ब्रेकर डाउन कर दिया था, ये सोचकर यहाँ कोई नहीं है, जब अरीशा तो सुबह से यहीं कमरे
कमरे में थी। और ये बात जहन में आते ही यारम फ़ौरन से गाड़ी से बाहर निकलता तेज़ी से अंदर की तरफ भागा था। सबसे पहले उसने जाते ही वहाँ का ब्रेकर ऑन किया कि पूरा फार्म हाउस रोशन हुआ। फिर वो सीधा अंदर की तरफ बढ़ा। कमरे के बाहर रुकते उसने खुद को कूल डाउन किया और फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो क्या वो सुबह से एक अंधेरे कमरे में बंद थी। यारम ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन वो कहीं नज़र ना आई, जबकि कमरे का हशर नशर बिगड़ा हुआ था। हर चीज़ जो उसके हाथ में आई होगी उसने दरवाजे पर मारी थी। जगह जगह कांच बिखरा हुआ था। जब यारम की नज़र दाएं तरफ कांच पर पड़ी जिस पर बहुत सा खून लगा था, उसका दिल किसी अनहोनी के गुमान के लिए बेख्तियार उसका दिल किसी अनहोनी का गुमान लिए बेख्तियार धड़का। अरीशा, यारम ने संजीदा आवाज़ में उसे पुकारा लेकिन वो कहीं ना थी। यारम ने देखा कि वॉशरूम का दरवाज़ा अध खुला था। उसने 2 लम्हे सोचा लेकिन फिर उस दरवाजे को खोला तो उसकी आंखें हैरत से खुली थी। सामने बाथ टब में अरीशा का वजूद बेहोश पड़ा था। वो लम्हे के 1000वें हिस्से में उस तक पहुंचा और उसका सर जो अब तक टब से बाहर की तरफ ढलका था उसे उठाया। चिपचिपाहट का एहसास हुआ। यारम ने अपना हाथ आगे करके देखा तो वहाँ भी खून लगा था। यारम सुल्तान को सही मायनों में तशवीश लाहक हुई थी। अब उसने अरीशा के वजूद को बिला झिझक बाहों में उठाया तो उसके ज़ख्मी पैर पर नज़र पड़ी, जहाँ काफ़ी गहरा ज़ख्म मालूम हो रहा था लेकिन खून पैर पर जमा था। यारम उसे बाहर लेकर आता बेड पर लिटा गया। अरीशा, अरीशा आंखें खोलो। यारम ने उसका चेहरा थपथपाया लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। उसका वजूद ठंडा पड़ा था। उस वक्त न जाने वो कब से ऐसे पानी में पड़ी थी। यारम ने एक नज़र कमरे को देखा और फिर उसे, जिसके वजूद पर कपड़े बिल्कुल चिपके हुए थे, ठंड से गीले हो रहे थे। यारम ने तासुब से सर हिलाया और अपनी वार्डरोब में गया। वहाँ अरीशा के पहनने लायक कुछ नहीं था लेकिन उसको चेंज करवाना भी ज़रूरी था। यारम ने अपनी सफ़ेद शर्ट और ट्राउज़र निकाला और उसकी तरफ बढ़ा, जिसके होंठ अब नीले हो रहे थे जबकि रंगत भी पीली पड़ रही थी। यारम हिचकिचाते आगे बढ़ा और उसके करीब बैठा। अरीशा, यारम ने नरमी से उसके वजूद को झिंझोड़ा कि शायद वो होश में हो और अपने कपड़े बदले, लेकिन उसके वजूद में कोई जुम्बिश ना हुई। कुछ सोचते रिमोट उठाते कमरे की लाइट्स ऑफ की और थोड़ी ही देर में उसके कपड़े तब्दील करते कमरे की लाइट्स ऑन कर गया और एक नज़र उसे देखा जिसके भीगे बाल चेहरे पर चिपके थे। चेहरा और जिस्म सर्द हो रहा था। अब यारम को उसकी फ़िक्र लाहू गई। वो क्या करता उस वक्त ऐसे हाल में? वो डॉक्टर को भी तो नहीं बुला सकता था ना इस कंडीशन में। यारम ने कमरे का हीटर ऑन किया और पीछे सर के ज़ख्म को साफ़ किया। फिर पैरों तक पहुंचता वो ज़रा हिचकिचाया लेकिन पैर में कांच अभी भी था। उसने तासुब से उसको देखा और पैर उठाते अपने हाथ में लिया जो नाजुक सा था, लेकिन ज़ख्म की वजह से उस लड़की के खूबसूरत पैर का हशर नशर हुआ था। यारम को उसी लम्हे उस पर गुस्सा भी आया। कांच खींच कर निकाला कि बेहोशी की हालत में भी अरीशा सिसकी थी। यारम को अफसोस हुआ, शायद उसे इस तरह बंद करके नहीं जाना चाहिए था उसे। यारम ने रुई हाथ में लेते आहिस्ता से उसके ज़ख्म को छुआ, साफ़ किया। वाकई वो पूरी की पूरी इतनी नाजुक सी लगती थी कि यारम उसे उसी नज़ाकत से छू रहा था और उसके ज़ख्म को साफ़ करते उसने उस पर पट्टी कर दी और आहिस्ता से बेड पर रखा पाँव। उस वक्त वो सब भूल गया था कि सामने बेहोश पड़ी लड़की ने क्या गलती की थी, उसने क्या किया था उसके साथ। उस वक्त वो बस अपनी गलती पर पशेमान था। उसे बस इतना याद था कि उसके सामने पड़ी नाजुक सी लड़की के साथ क्या कर गया है वो। यारम ने उसके हाथ को मसलना शुरू किया कि वो अभी तक ठंडी पड़ी थी। कितनी ही देर वो मसलता रहा लेकिन कब तक करता। अब रात गहरी होने लगी थी। यारम ने सोचते अपने कपड़े भी वार्डरोब से निकाले और एहतियात से बिखरी चीज़ें पैर से एक तरफ करते वॉशरूम की तरफ बढ़ा और चेंज किया। साथ ही थोड़ी देर में हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहने, साथ ट्राउज़र पहने बाहर आया और झिझकता हुआ वहाँ बैठा, जबकि बिस्तर पर पड़ी लड़की को तो होश भी ना था। जबकि बिस्तर पर पड़ी लड़की को तो होश ही नहीं था। यारम ने उसके बराबर कोहनियों के बल लेटते उसके माथे पर हाथ रखा जो अब भी ठंडा था। अगले ही लम्हे उसने उसकी कमर में हाथ करते उसे अपनी तरफ किया तो वो उस पर आ गिरी। उसने झिझकते हुए उसे खुद से लगाते उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया और खुद उसमें भींच गया। शायद उसके वजूद की तपिश की हिद्दत से उस लड़की के अंदर गर्दिश करता खून कुछ खुल जाए। यारम को खुद गर्मी लगने लगी थी। ऐसा भी कोई ठंडा मौसम न था कि वो हीटर ऑन करता और उस पर कंफर्टर लेकर सोता, लेकिन अरीशा के सर्द वजूद को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी पशेमानी तो उसे अपने किए पर थी। वो गुस्से में ऐसे आपे से बाहर हो जाया करता था, इसलिए कोशिश करता कि कम से कम गुस्सा करे, लेकिन उसके साथ पड़ी उस लड़की ने उसका हर तरह से ज़ब्त आजमाया था कि वो खुद पर काबू खो बैठा। यारम ने उसके चेहरे से बाल हटाते उसके चेहरे को गौर से देखा, जिसकी सुनहरी आंखें उस वक्त बंद थी। गुलाबी होंठ छोटे से थे, बाल उसके छोटे मगर सुनहरे थे। उसका रंग बिल्कुल उसकी आंखों के जैसा था। उसने उसके बालों को अपने हाथ में लिया जो अब सूख चुके थे, बिल्कुल रेशम की तरह उसके हाथों से फिसले थे। शायद
محرم ہونے کا احساس تھا کہ اس وقت ہر چیز بالائے طاق رکھتا اپنے اتنے قریب پڑے وجود میں گم ہونے لگا۔ اس کے بالوں کو سہلاتے یارم نے ان میں گہری سانس بھری کہ خوشگوار مہک اس کی سانسوں میں گھلی، اور پھر کئی گہری سانسیں بھری تھی یارم نے اس کے وجود کو مزید خود میں بھینچتے۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا آنکھیں موند گیا۔